सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्जाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट्स, मैं विकास आप सभी का एग्जाम मंथन 24/7 यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हम एंशिएंट इंडिया पढ़ रहे हैं और एंशिएंट इंडिया के अंतर्गत जो आज का हमारा टॉपिक है वो है महाजनपद काल। इससे पहले हमने ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल को कंप्लीट कर दिया था। वैदिक संस्कृति को हमने दो भागों में बांटकर पढ़ा था, ऋग्वेदिक काल, उत्तर वैदिक काल। जो हमारा ऋग्वेदिक काल था उसका समय था 1500 बीसी से 1000 बीसी। ठीक है, बात करें उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल का समय था 1000 बीसी से 600 बीसी। आइए अब देखते हैं महाजनपद काल, जिसका काल है 600 बीसी से आगे की तरफ। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है महाजनपद काल। ऋग्वेद के बाद आया उत्तर वेद, उत्तर वेद के बाद आया महाजनपद। ठीक है ना, उससे पहले था हड़प्पा सभ्यता। तो इसी प्रकार हम सीक्वेंस में पढ़ते जा रहे हैं और पूरी एंशिएंट इंडिया को इसी प्रकार सीक्वेंस में खत्म करने वाले हैं। ठीक है, तो आप सभी का काम रहेगा एंड तक वीडियो को कंप्लीट देखना। ठीक है, जिसे टेस्ट लगाना वो रात 10 बजे टेस्ट लगाने आ सकता है, लाइव टेस्ट। ठीक है, आइए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम शुरू करते हैं महाजनपद काल। सबसे पहले समझिए आखिरकार महाजनपद काल था क्या। देखिए, जहां पर ऋग्वेदिक काल और उत्तर वैदिक काल में कबीलों में लोग रहते थे। ठीक है ना, ऋग्वेदिक काल क्या था कि लोग कबीलों में रहते थे, लेकिन वो घुमक्कड़ कबीले थे, यानी वो घूमते रहते थे एक स्थान से दूसरे स्थान चारागाह के चक्कर में। ठीक है, यहीं पर बात करें हम उत्तर वैदिक काल की तो उत्तर वैदिक काल में लोगों का जीवन स्थायी हुआ। लोगों का जीवन स्थायी हुआ, वो एक जगह पर टिक कर रहने लगे। कहां पर? जो हमारे कबीले थे वो एक जगह पर टिक कर रहने लगे, क्योंकि वो खेती करने लगे। जब खेती करने लगे तो उन्हें कुछ समय तक एक स्थान पर रुकना पड़ता था, फिर वो कबीले वहीं पर रहने लगते थे और उनसे एक बहुत बड़े क्षेत्र का निर्माण हुआ। ठीक है, आपने सुना होगा आज के समय पर जनपद क्या है? जनपद क्या है? जिला है। ठीक है ना, और जिला किससे मिलकर बना है? कस्बों, गांव, देहात सभी से मिलकर एक जिला बना है। ठीक है, उसकी सीमा निर्धारित है। तो उसी प्रकार प्राचीन काल में भी जो कबीले होते थे, जब कबीले ज्यादा बड़ा रूप धारण कर लेते थे, बड़े बड़े कबीले बड़े बड़े क्षेत्रों में फैले हुए होते थे, तो उनको मिलाकर एक कहा गया जनपद। क्या कहा गया? जनपद। और पूरे उस काल के कबीलों के समूह को 16 महाजनपदों में बांटा गया। देखा जाए तो वैसे 24 महाजनपद हुए, लेकिन कहा 16 महाजनपद जाता है वो मैं अभी आपको समझाऊंगा। ठीक है, तो आपको याद रखना है जो ऋग्वेदिक काल में कबीले थे, जब उनकी संख्या बढ़ी, ठीक है ना, वो एक विशेष क्षेत्र पर रहने लगे, तो कहा जाने लगा, जैसे कि मान लीजिए आपका कोई गांव है, आपके आसपास के गांव हैं। ठीक है, ये एक कबीला मान लीजिए, ये एक कबीला मान लीजिए, गांव है, देहात है, कस्बा है, आप जिस जिले में रह रहे हैं, ठीक है ना, जिस जिले में रह रहे हैं, ठीक है, तो वो सभी एक ही जिला है, अपना सबका एक ही जिला है। उसी प्रकार प्राचीन काल में कबीलों का एक ही जिला हुआ करता था, जिन्हें 24 जिलों में बांटा गया, जिसे कहा गया महाजनपद। ठीक है, टोटल देखें टोटल 24 थे, लेकिन मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से अगर आपस में ज्वाइंट कर दें तो 16 जनपद थे, इसीलिए कहा जाता है इसे 16 महाजनपद काल। ठीक है ना, 16 महाजनपद काल। तो आइए देखते हैं। देखिए 16 जो थे वो इस प्रकार के थे, 14 एक जगह थे हमारे और 10 एक जगह थे। 14 एक जगह थे और 10 एक जगह थे। जो 14 थे वो थे राजतंत्रात्मक, जो 10 थे वो थे गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक का मतलब है जो इनमें कबीलों का राजा था वो अपना क्या वंशज के आधार पर चल रहे थे। वंशज के आधार पर मतलब जैसा कि मैं आज राजा हूं तो आने वाला मेरा पुत्र राजा होगा, फिर उसका पुत्र राजा होगा। उसी प्रकार राजतंत्रात्मक था जो 14 कबीले थे। यदि बात करें 10 कबीले जो कि गणतंत्रात्मक थे, इनमें निर्वाचन होता था। इन 10 को दो भागों में बांटा गया। एक बनाया गया 8 कबीलों का समूह, दूसरा बना गया 2 कबीलों का समूह। जो 8 कबीलों का समूह था उसे कहा गया वज्जी के मल्ल, और जो 2 कबीलों का समूह था उसे कहा गया कुशीनारा के मल्ल। ठीक है ना, तो हमारे कितने हुए? 1, 2 और 3, 16 महाजनपद। 16 महाजनपद यदि मुख्य रूप से देखें तो मुख्य रूप से हुए 24 महाजनपद। ठीक है ना, टोटल 24 महाजनपद, लेकिन यदि मिक्सचर कर दें तो हमारे पास आते हैं 16 महाजनपद। क्योंकि 14 महाजनपद ये 8 का समूह जिसे वज्जी संघ कहा गया 15वां, ठीक है ना, 16वां 2 का समूह जिसे कुशीनारा के मल्ल कहा गया। ठीक है ना, कुशीनारा के मल्ल। तो ये थे हमारे 16 महाजनपद। ठीक है, 16 महाजनपद। आगे बात करते हैं भारत पर पहला विदेशी आक्रमण ईरान या फिर फारस से हुआ।
क्वेश्चन पूछा जाएगा भारत पर प्रथम विदेशी आक्रमण किस देश ने किया, तो वो किया ईरान या फिर कह सकते हैं फारस, ठीक है ना, फारस ने किया। राजा कौन था, तो राजा था डेरियस फर्स्ट दरावाहु, एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का नाम है, दरावाहु या फिर कह सकते हैं डेरियस फर्स्ट, ठीक है ना। किस सन में हुआ, तो 1516 बीसी में हुआ, 1516 बीसी में किया इसने आक्रमण, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। उसके लगभग पौने 200 साल बाद एक और आक्रमण होता है, कहां से, यूनान से। किसने किया, सिकंदर ने किया, जो कि मकदूनिया का शासक था। किस सन में किया, तो 326 बीसी में किया। यह उसी रास्ते से आया जिस रास्ते से हमारा डेरियस फर्स्ट आया था भारत पर आक्रमण करने, ठीक है, इसने भी वही रास्ता अपनाया। और सिकंदर ने कौन सा युद्ध लड़ा, तो सिकंदर ने हाइडेस्पीस का युद्ध लड़ा राजा पोरस के साथ झेलम नदी पर। झेलम नदी का पुराना नाम वितीस्ता है, इसीलिए इस युद्ध को वितीस्ता का युद्ध कहा जाता है। जो सिकंदर था, इसके दो सेनापति थे, नियारकस और सेल्यूकस। सेल्यूकस का युद्ध फिर हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, जिसमें चंद्रगुप्त मौर्य की जीत हुई और सेल्यूकस को अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ करना पड़ा, ठीक है। हेलेना का मन लगा रहे क्योंकि उसे पराया ना लगे, इसी कारण जो सेल्यूकस था उसने हेलेना के साथ एक दूत भेजा जिसका नाम था मेगास्थनीज। तो मेगास्थनीज किसके समय आया, तो चंद्रगुप्त मौर्य के समय आया मेगास्थनीज, जिसकी पुस्तक इंडिका है, जिसकी पुस्तक इंडिका है, ठीक है। आगे बात करते हैं 16 महाजनपदों का जो विवरण है 16 महाजनपदों का ऑथेंटिक, ऐसा नहीं मुंह बोला, ऑथेंटिक जो लिखा हुआ है, जिसमें इनके नाम तक लिखे हुए हैं, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल मिले हुए, वर्तमान में भी उनकी स्थिति वहीं पर मिलती है, ऐसा जो वर्णन देखने को मिलता है वो एक बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। किसमें, अंगुत्तर निकाय में देखने को मिलता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्यिक प्रमाणों के आधार पर मगध पर जो पहला शासक बना, वो शासक वंश जो था वो था कौन सा, हर्यक वंश। कहने को तो वृहद वंश भी देखने को मिलता है, ठीक है ना, लेकिन उसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है, केवल मुंह बोली बातें हैं। जो हमारा हर्यक वंश है उसके बारे में साहित्यिक स्रोतों में लिखा हुआ है। यदि आज वर्तमान में बात करें तो वो स्थान आज भी देखने को मिलते हैं। इसीलिए साहित्यिक स्रोतों के आधार पर मगध पर पहला जो वंश था जिसने राज किया वो था हर्यक वंश। कौन सा, हर्यक वंश, ठीक है ना। हर्यक वंश की अब आते बात करते हैं हर्यक वंश पर। हर्यक वंश पर सबसे पहला शासक कौन बना, ठीक है, पहला वंश था हर्यक वंश, लेकिन हर्यक वंश का भी पहला शासक कौन बना जिसने मगध पर राज किया, तो पहला जो शासक था वो था बिंदुसार, ठीक है, बिंबिसार, ठीक है, बिंबिसार ने ही स्थापना की हर्यक वंश की, ठीक है ना, हर्यक वंश की। आइए बिंबिसार पर बात करते हैं। यह है बिंबिसार, ठीक है ना। सबसे पहली बात, इसे सैन्य शासक कहा जाता है, इसे सैन्य शासक कहा जाता है क्योंकि इसके पास अपनी स्थायी सेना थी, इसके पास अपनी स्थायी सेना थी। दूसरी हम बात करें कि इसने अपने राज्य को बचाने के लिए, मगध को बचाने के लिए इसने 3 शादियां की। अब आप समझिए शादियों से कैसे बचेगा राज्य। देखिए, आपको जहां से डर लग रहा है कि यहां से आक्रमण हो सकता है, तुरंत उस राजा की पुत्री से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो उसकी पूछ और बढ़ गई, आक्रमण की जगह उसका स्वागत होने लगा। दूसरी चीज, स्वागत के साथ साथ यदि कोई और आक्रमण करेगा तो वो राजा भी साथ देगा क्योंकि वो उसका दामाद है, तो ये बहुत अच्छी रणनीति थी बिंबिसार की। यदि जहां से डर लग रहा था उसे कि यहां से आक्रमण होगा, उसने तुरंत उस राजा की पुत्री से विवाह कर लिया। जब विवाह कर लिया तो वहां से तो आक्रमण होने का डर बिल्कुल खत्म ही हुआ क्योंकि उसका दामाद बन गया। दूसरी बात, यदि कोई और आक्रमण करता था ये तीनों राजा उसका साथ देते थे, ठीक है। तो इसकी पावर 4 गुना हो गई क्योंकि 1 खुद की और 3 और राजा शामिल हुए, ठीक है, जिनकी पुत्री से इसने विवाह किया था। वो 3 कौन सी थी? कौशल महाजनपद की महारानी महाकौशल, कौशल महाजनपद की राजधानी महाकौशल। यदि बात करें लिच्छवी की राजकुमारी चहेलना। नेक्स्ट हम बात करें मध्य देश की राजधानी क्षेमा, मध्य देश की रानी क्षेमा, ठीक है ना। इनसे इसने विवाह किया। कौन कौन सी? कौशल महाजनपद की रानी महाकौशल, दूसरी लिच्छवी की राजकुमारी चहेलना, तीसरा मध्य देश की रानी कौन? क्षेमा। इनसे इसने विवाह किया, ठीक है ना। तो मगध को बचाने के लिए 3 विवाह किसने किए? तो वो था बिंबिसार, ठीक है ना, जिसे सैन्य शासक कहा जाता है क्योंकि
इसके पास अपनी स्थायी और बहुत बड़ी सेना थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है अजातशत्रु। अजातशत्रु मतलब जिसका शत्रु ही ज्ञात ना हो, ठीक है ना। देखिए अजातशत्रु ने हत्या कर दी बिंबिसार की हत्या कर दी और खुद शासक बना अजातशत्रु। इसे कुणिक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था अजातशत्रु को, ठीक है ना। अजातशत्रु के समय पर ही प्रथम बौद्ध सम्मेलन 483 बीसी में हुआ था और इसी समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इसने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था अजातशत्रु ने, ठीक है। तो आपको अजातशत्रु से क्या क्या चीज याद रखनी है? पहली बात तो ये हर्यक वंश का दूसरा शासक था, यानी बिंबिसार का पुत्र था। इसने बिंबिसार की हत्या की और खुद शासक बना। इसे कुणिक कहा जाता था। कुणिक आपको याद रखना, कुणिक किसे कहा जाता है? तो वो अजातशत्रु को कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसके समय पर प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था। कहां पर? प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ था, ठीक है। किसके समय पर? अजातशत्रु के समय पर, राजगृह, ठीक है। और कौन से सन में हुआ था? 483 बीसी में हुआ था। इसी के समय गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी और इसने बौद्ध धर्म अपनाया हुआ था। नेक्स्ट हम बात करते हैं उदयन। उदयन जो था वो अजातशत्रु का पुत्र था। किसका? अजातशत्रु का पुत्र था। इसने अजातशत्रु की हत्या की और खुद गद्दी पर बैठा, ठीक है। इसने अपनी राजधानी परिवर्तन की कहां से? तो इसने अपनी राजधानी राजगृह से लेकर पाटलिपुत्र स्थानांतरित की। इसका मतलब पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो उदयन ने की। देखिए एक बात समझिए, स्थापना का मतलब ये नहीं है कि उससे पहले वो जगह नहीं थी। स्थापना का मतलब है निर्माण कार्य कराना और उस स्थान को लोगों की नजरों में लाना। मान लीजिए आपके आसपास कोई बंजर भूमि पड़ी है, जहां पर ये समझ लीजिए जहां पर कोई जानवर चल रहे हैं, कोई आता जाता नहीं है। आज के समय पर प्लॉट कटने लगे, घर बनने लगे और एक बहुत अच्छी कॉलोनी बन जाए तो लोग उसे पहचानेंगे कॉलोनी को। तो इसे ही कहते हैं नगरों की स्थापना करना। ऐसा नहीं है कि मिट्टी डालकर वो नगर बनाया जा रहा है, ठीक है ना। मिट्टी डालकर का वहां पहले समुद्र था, अब मिट्टी डालकर वो स्थान बनाया गया, नहीं, ठीक है। तो ये होता है लोगों की नजरों में लाना, उसमें निर्माण कार्य कराना, अच्छा उसे सुख सुविधा प्रदान करना उस स्थान को, ठीक है ना। तो बात करें पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? तो वो की हमारी उदयन ने, ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था? तो हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वो था नागदशक। कौन था? नागदशक अंतिम शासक था। यदि बात करें प्रथम शासक तो वो था बिंबिसार, ठीक है। तो वो था बिंबिसार। तो ये बातें आपको याद रखनी है, किससे? हर्यक वंश से संबंधित। नेक्स्ट हम बात करते हैं वो है नागवंश। कौन सा? नागवंश। अभी और भी आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। अभी और भी आगे पढ़ने वाले और बच रहा है, थोड़ा सा और है इसके बारे में, महाजनपद काल के बारे में। तो एंड तक आपको बने रहना है, इसीलिए मैंने नेक्स्ट लिखा हुआ है, ठीक है। नागवंश का जो संस्थापक था वो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग। तो पूछा जाएगा कि नागवंश का संस्थापक कौन था? तो वो था शिशुनाग। यदि बात करें शिशुनाग की तो मगध साम्राज्य का ऐसा राजा था जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा हुआ था। मगध साम्राज्य का ऐसा राजा जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा हुआ था वो था शिशुनाग। कौन था? शिशुनाग, ठीक है। इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाया। देखो राजगृह राजधानी रही बिंबिसार की, ठीक है। बिंबिसार की राजधानी राजगृह रही। यदि बात करें अजातशत्रु की तो उसकी भी राजगृह रही। उसके बाद बात करें उदयन की तो उसने बदल दी, अपनी पाटलिपुत्र कर दी, ठीक है ना। यदि बात करें शिशुनाग की तो शिशुनाग ने पाटलिपुत्र से भी वैशाली स्थानांतरित कर दी। तो पूछा जाएगा कि शिशुनाग की राजधानी कौन सी थी? तो वो थी वैशाली। शिशुनाग की राजधानी वैशाली थी। बात करें कालाशोक। देखिए कालाशोक को इसे काकवर्ण कहा जाता था। काकवर्ण, ठीक है ना। काकवर्ण का मतलब देखने को मिलता है अलग अलग स्थानों पर, अलग किताबों में अलग लिखा है, लेकिन कौवे की गर्दन जैसा, ठीक है। कौवे की गर्दन देखी आपने, उस प्रकार का काकवर्ण, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 बीसी में हुआ था। किसके समय? कालाशोक के समय। कालाशोक के समय हुआ था, ठीक है। राजधानी इसकी पाटलिपुत्र थी। इसने वैशाली से दोबारा से पाटलिपुत्र राजधानी स्थानांतरित कर दी। इसका मतलब पाटलिपुत्र राजधानी दो राजाओं की रही, उदयन और कालाशोक, ठीक है ना। बात करें शिशुनाग, इसकी रही वैशाली और अजातशत्रु और बिंबिसार की रही हमारी क्या? बिंबिसार की और अजातशत्रु की रही पाटलिपुत्र राजगृह, ठीक है ना, राजगृह रही, ठीक। बात करें अंतिम राजा कौन था नागवंश का, तो वो था महानंदी या नंदीवर्मन अंतिम शासक था नागवंश का, ठीक है।
उसके बाद हम बात करें क्षत्रपी प्रणाली, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि किसकी देन है? तो भारत पर प्रथम आक्रमण करने वाले लोग जो कि कहाँ के थे, ईरान या फारस के थे, उनकी देन है हमारी क्षत्रपी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि। वही खरोष्टी और अरमाइक लिपि है जिसका प्रयोग अशोक ने अपने शिलालेखों में किया है। किसकी देन है? तो भारत पर प्रथम आक्रमण जिन्होंने किया था उनका नाम था दारावाहु फर्स्ट, या फिर कह सकते हैं ईरानी लोगों की, या फिर कह सकते हैं फारसी लोगों की देन है क्षत्रपी लिपि, खरोष्टी लिपि और अरमाइक लिपि। समझिए क्षत्रपी लिपि क्या है। अरमाइक और खरोष्टी लिपि को समझने की कोई बात नहीं है, समझिए क्षत्रपी लिपि क्या है। क्षत्रपी लिपि है जैसे कि आज के समय पर शासन किया जा रहा है प्रांतों में और केंद्र अपना अलग बांट कर रहा है। देखो किस प्रकार, सबसे पहले केंद्र है, उसके बाद राज्य है, फिर जिला है, फिर गांव है। इस प्रकार छोटे छोटे प्रशासन में बांटकर हमारा प्रशासन किया जा रहा है, छोटे छोटे भागों में बांटकर। तो यही है क्षत्रपी प्रणाली। क्या है? क्षत्रपी प्रणाली। तो इसी प्रकार छोटे हिस्सों में बांटकर प्रशासन किए जाने को ही क्षत्रपी प्रणाली कहते हैं। और ये किनकी देन है? तो ईरानियों या फिर फारसियों की देन है क्षत्रपी प्रणाली। ठीक है, तो ये था अभी हमारा फर्स्ट पार्ट। अब हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक, मतलब नेक्स्ट इसी का नेक्स्ट दूसरा पार्ट। तो उससे पहले हम जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है ना। देखिए हमें कुल टोटल 24 महाजनपद देखने को मिलते हैं, लेकिन अगर उनको मिला दें तो कुल 16 महाजनपद देखने को मिलते हैं। किस प्रकार? जो 16 में से 14 थे हमारे, 24 में से 14 थे वो थे राजतंत्रात्मक, यानी उनमें क्या, उनमें उनके वंशज ही राजा बन रहे थे। यदि बात करें गणतंत्रात्मक तो उनमें 10 हैं। 10 में 8 का समूह कहलाता वज्जी के संघ और 2 का समूह कहलाता कुशीनारा के संघ। इसीलिए 14, 15, 16 और 16 महाजनपद कहे जाते हैं। यदि बात करें भारत पर पहला विदेशी आक्रमण 1516 बीसी में हुआ था। 1516 बीसी में हुआ था। कहाँ का शासक था? ईरान या फिर फारस का शासक था। नाम क्या था? दारावाहु फर्स्ट, ठीक है ना, या डेरियस फर्स्ट इसका नाम था। बात करें सेकंड आक्रमण, तो सेकंड आक्रमण किसने किया? तो वो किया हमारा सिकंदर ने। उसके लगभग 250 साल बाद आक्रमण किया, ठीक है ना, 326 बीसी में। और उसने राजा पोरस के साथ युद्ध लड़ा झेलम नदी पर, जिसका नाम है वितिस्ता नदी। इसलिए इसे हाइडेस्पीज या वितिस्ता का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। इसके 2 सेनापति थे, सेल्यूकस और नियार्कस। जो सेल्यूकस था उसने युद्ध लड़ा चंद्रगुप्त मौर्य के साथ, वो हारा। इसी कारण उसे अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करना पड़ा। उसकी पुत्री हेलेना का मन लगा रहे, इसलिए उसने दूत बनाकर भेजा मेगास्थनीज को, जिसकी पुस्तक इंडिका है, ठीक है ना। इसका मतलब मेगास्थनीज किसके समय भारत आया? चंद्रगुप्त मौर्य के समय। बात करें 16 महाजनपदों का जो विवरण है साहित्यिक आधार पर, वो देखने को मिलता है बौद्ध साहित्यिक अंगुत्तर निकाय में, ठीक है ना। साहित्यिक स्रोतों के आधार पर जो मगध था उस पर पहला जो वंश बना, वंश जो जिसने शासन किया वो था कौन सा? हर्यक वंश, जिसका पहला शासक था बिंबिसार। इसका मतलब हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। बिंबिसार पर बात करें तो इसे सैन्य शासक कहा जाता है, क्योंकि इसके पास अपनी सेना थी। दूसरी बात आपको याद रखनी है, इसने मगध की रक्षा के लिए 3 शादियां की। कौन कौन सी? कौशल महाजनपद की रानी महाकौशल से, ठीक है ना, लिच्छवी की राजकुमारी चहेलना से, मध्य प्रदेश की राजकुमारी क्षेमा से 3 शादियां की। उसके बाद अजातशत्रु आता है जिसने बिंबिसार की हत्या की और खुद शासक बना, जिसे कुनीक कहा जाता है। इसी के समय पर प्रथम बौद्ध सम्मेलन हुआ 483 बीसी में और इसने बौद्ध धर्म अपनाया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं उद्यन। उद्यन ने हत्या की, अजातशत्रु की और खुद शासक बना, ठीक है। इसने अपनी राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की और पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की उद्यन ने, ठीक है ना। और हर्यक वंश का अंतिम शासक था नागदशक। बात करें नागवंश की तो इसकी स्थापना थी वो की थी शिशुनाग ने। बात करें शिशुनाग पर तो पहला शासक जिसका निर्वाचन जनता के द्वारा हुआ वो था शिशुनाग, ठीक है। इसके समय जो राजधानी थी वो थी वैशाली, ठीक। उसके बाद हमने बात की कालाशोक। कालाशोक इसे काकवर्ण के नाम से जाना जाता है और इसके समय पर द्वितीय बौद्ध सम्मेलन 383 बीसी में हुआ, ठीक। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र को बनाया और इस वंश का अंतिम राजा था वो था महानंदी या फिर नंदी वर्मन नागवंश का। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्षत्रपी प्रणाली, अरमाइक लिपि, खरोष्टी लिपि। ये किसकी देन है? तो ये है ईरानी या फिर फारसियों की, जिन्होंने भारत पर प्रथम आक्रमण किया था। बात करें क्षत्रपी प्रणाली तो प्रशासन को छोटी छोटी इकाइयों में बांटकर प्रशासन करना ही कहलाता है क्षत्रपी प्रणाली, जो कि फारसी या फिर ईरानियों की देन है, ठीक है। तो आइए अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट इस टॉपिक का। नेक्स्ट अब बात करते हैं वो है नंदवंश, ठीक है ना। नंदवंश, नागवंश पढ़ लिया, हर्यक वंश पढ़ लिया, अब बात करते हैं नंदवंश पर।
नंदवंश का सब पहला संस्थापक था या फिर जो पहला राजा था वो था महापद्मानंद, ठीक है ना। इसका मतलब महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की थी। किसने? महापद्मानंद ने नंदवंश की स्थापना की थी, ठीक है। दूसरी बात करें तो इसने कलिंग पर आक्रमण किया महापद्मानंद ने, और वहां से जिन यानी जैन भगवान की मूर्ति को उठाकर मगध ले आया। जिन भगवान की मूर्ति को उठाकर मगध ले आया। बात करें मगध से वापस कौन लेकर आया कलिंग, तो वो खारवेल राजा लेकर आया था, खारवेल का राजा, ठीक है ना। तो आपको याद रखना है चेदी वंश का राजा था खारवेल, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे परशुराम का अवतार कहा जाता है महापद्मानंद को, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसे एक राट या फिर एक छत्र के नाम से भी जाना जाता है महापद्मानंद को। तो महापद्मानंद से आपको क्या याद रखना है? सबसे पहली चीज, इसने नंदवंश की स्थापना की थी। सेकंड नंबर की चीज आपको याद रखनी है, इसने कलिंग पर आक्रमण किया और भगवान जैन की प्रतिमा को उठाकर मगध लेकर आया। बात करें मगध से बाद में कौन लेकर गया कलिंग, तो वो था चेदी वंश का राजा खारवेल, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें तो इसे परशुराम का अवतार कहा जाता है महापद्मानंद को। उसके बाद हम बात करें, इसे एक राट या फिर एक छत्र के नाम से जाना जाता है महापद्मानंद को। नेक्स्ट हम बात करें, नंदवंश का अगला शासक वो था घनानंद। कौन था? घनानंद था। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा जो था वो था घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का राजा घनानंद था, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करें, इसे ईरानी ग्रंथों में जो घनानंद है इसका एक नाम देखने को मिलता है जिसका नाम है अग्रमीज, यानी आगे की बातों को सोच लेने वाला, भांप लेने वाला, ठीक है ना। जैसे कि क्या होने वाला है इसे भांप कर अपनी रणनीति बनाने वाले को ही कहते हैं अग्रमीज। तो ईरानी ग्रंथों में घनानंद का नाम अग्रमीज देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर ही नंदवंश को खत्म किया और यहीं से मौर्य वंश की स्थापना की चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से, ठीक है। तो आपको मुख्य रूप से घनानंद से क्या याद रखना है? सिकंदर के समय नंदवंश का शासक था या फिर मगध का शासक था, वो था घनानंद, ठीक है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, ईरानी ग्रंथों में घनानंद के लिए एक शब्द का यूज किया गया है जिसका नाम है अग्रमीज, यानी आगे होने वाली बातों को सोचने वाला, भांप लेने वाला, ठीक है ना। नेक्स्ट हम बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इस नंद वंश के शासक घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की चाणक्य की सहायता से, ठीक है। आइए थोड़ी और बात कर लेते हैं। हमने अभी पढ़ा था कि प्रथम जो भारत पर आक्रमण हुआ था वो ईरानिया व फारसी आक्रमण था, जो कि 1516 बीसी में दारावाओ फर्स्ट या फिर डेरियस फर्स्ट ने किया था। लेकिन इसका उल्लेख कहाँ मिलता है कि भारत पर प्रथम आक्रमण ईरानी था? इसका उल्लेख हमें दो अभिलेखों में देखने का मिलता है। पहला अभिलेख है पारसी पोरस अभिलेख और दूसरा है हमारा नस्क-ए-रुस्तम अभिलेख, ठीक है। नस्क-ए-रुस्तम अभिलेख कौन कौन से? पारसी पोरस अभिलेख और दूसरा है नस्क-ए-रुस्तम अभिलेख। इन दोनों अभिलेखों में हमें देखने को मिलता है कि सबसे पहले भारत पर आक्रमण ईरानियों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सिकंदर से संबंधित। देखिए सिकंदर भारत में 19 महीने रहा। कितने महीने? 19 महीने रहा। 326 बीसी में इसने आक्रमण किया। 19 महीने बाद 325 बीसी में ये भारत से लौटकर गया। इसने एक नगर बसाया जिसका नाम था निकैया। निकैया नगर की स्थापना सिकंदर ने की और इसके घोड़े का नाम बुकेफल था। क्या नाम था? बुकेफल घोड़े का नाम था। इस बुकेफल घोड़े के नाम पर इसने बुकेफल नगर की स्थापना की। नेक्स्ट हम बात करते हैं कहाँ का शासक था? तो मकदूनिया। कहाँ का? मकदूनिया का शासक था। नेक्स्ट हम बात करते हैं 16 महाजनपदों की। देखिए ये आपको याद रखने हैं, इनकी राजधानी याद रखनी है। ये 100% क्वेश्चन पूछा जाना है कि एक ना एक पूछा जाता है कि ये जो हमारे 16 महाजनपद थे इनकी राजधानियां क्या थी, राजधानियां क्या थी, तो आपको ये याद रखना है। जैसे कि अंग महाजनपद की राजधानी थी चंपा, मगध की थी राजगृह, कौशल की थी श्रावस्ती, मत्स्य की जो कि राजस्थान में पड़ता उसकी थी विराटनगर, पांचाल की थी काम्पिल्य, अवंती की थी उज्जैनी या फिर महिष्मती, कुरु की थी हस्तिनापुर, गंधार की थी तक्षशिला, कंबोज की थी हाटक, अस्मक जो था उसकी थी पोतन, सूरसेन जो था उसकी थी मथुरा, काशी जो था उसकी थी वाराणसी, बज्जी संघ की थी वैशाली, मल्ल संघ की थी कुशीनगर, वत्स की थी कौशाम्बी और चेदी की थी सोयावती। ठीक है ना। ये आपको 16 महाजनपदों की राजधानी को रट लेना है अच्छे से, इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार जल्दी से हम रिकॉल करके इस क्लास को फिर खत्म करते हैं। ठीक है,
नंदवंश पढ़ा हमने। नंदवंश में सबसे पहले जो शासक बना महापद्मानंद बना, जिसने नंदवंश की स्थापना की, ठीक है ना, नंदवंश की स्थापना की। इसने कलिंग पर आक्रमण किया और भगवान जैन की मूर्ति को लेकर आया मगध। मगध से वापस लेकर गया खारवेल राजा, जो कि चेदी वंश का राजा था, ठीक है ना। इसे परशुराम का अवतार कहा जाता है और इसके लिए एक राठव एक छत्र दो शब्दों का यूज किया जाता है महापद्मानंद के लिए। उसके बाद हमने बात की घनानंद। सिकंदर के आक्रमण के समय जो शासक था वो था घनानंद। कौन था? घनानंद था। और घनानंद को अग्रमीज कहा गया है ईरानी ग्रंथों में। उसके बाद हम बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद को हराकर ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। नंदवंश को खत्म किया और मौर्य वंश की स्थापना की। किसकी सहायता से? तो चाणक्य की सहायता से। उसके बाद हम बात करें ईरानी जो आक्रमण हुआ था 1516 बीसी में, दाराबाहु फर्स्ट ने किया था। उसका जो हमें प्रमाण देखने को मिलता है वो दो अभिलेखों में मिलता है, एक तो पारसी पोरस अभिलेख और दूसरा नस्के रुस्तम अभिलेख। उसके बाद हम बात करें सिकंदर पर, तो सिकंदर ने 326 बीसी में आक्रमण किया, 19 महीने भारत में रहा, 325 ईस्वी में भारत से चला गया, 323 में इसकी मृत्यु हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करें निकैया नगर की स्थापना किसने की? तो सिकंदर ने की। सिकंदर के घोड़े का नाम बुकेफल था, तो इसने उसी के नाम पर बुकेफल नगर की भी स्थापना की, ठीक है। ये मकदूनिया का शासक था। 16 महाजनपद और उनकी राजधानी को अच्छे से रट लेना है, जैसे कि अंग की चंपा, मगध की राजगृह, कोसल की श्रावस्ती, मत्स्य की विराटनगर, पांचाल की काम्पिल्य, अवंती की उज्जैनी या माहिष्मती, कुरु की हस्तिनापुर, गांधार की तक्षशिला, कंबोज की हाटक, अस्मक की पोतन, सूरसेन की मथुरा, काशी की वाराणसी, वज्जी संघ की वैशाली, मल्ल संघ की कुशीनगर, वत्स की कौशाम्बी और चेदी की सोयावती। ये आपको 16 महाजनपदों की राजधानी याद रखनी है, ठीक है ना। तो ये था हमारा महाजनपद काल, जो कि इस वीडियो के अंतर्गत हमने कवर किया। देखिए बिल्कुल सीक्वेंस में लेकर चल रहे हैं, पूरी एंशिएंट इंडिया को बहुत अच्छे से खत्म करने वाले हैं, ठीक है। आप मास्टर क्लास देखा करें। मास्टर क्लास में क्या होता है, एक हफ्ते का कंटेंट में एक दिन में दे देता हूं ताकि आपका टाइम बच सके, जो सिलेबस नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसी प्रकार वीडियो देखते रहें। जो वीडियो एंड तक देखें वो इसी प्रकार एंड तक देखते रहें। जो बीच में छोड़ के चले गए वो बाद में जरूर देख लिया करें वीडियो। यदि वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करना, ठीक है ना। अपने व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर देना ताकि थोड़ी हेल्प हमें भी मिल सके। इतना कर सकते हैं, काफ़ी है, ठीक। अच्छे से नोट्स बनाना। जो नोट्स नहीं बना सकते हैं, जिन्हें काम रहता है, तो वो नोट्सों को डाउनलोड करके टेलीग्राम चैनल से आसानी से पढ़ सकते हैं। जैसा कि मैंने उत्तर वैदिक काल और ऋग्वेदिक काल के नोट्स डाल दिए हैं अभी थोड़ी देर पहले, तो आप इसके जो नोट्स हैं वीडियो के बाद 1-2 घंटे बाद मैं डाल दूंगा। कौन से नोट्स? जो हमने महाजनपद काल पढ़ा, ठीक है। तो आपको इसी प्रकार पढ़ते रहना है। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अच्छे से एंशिएंट इंडिया की सारी वीडियोस को खत्म कर लेना और नेक्स्ट वीडियो के लिए प्रिपेयर रहना। तैयारी अच्छे से कीजिए मेरे साथ आपके आने वाले एग्जामों के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।